सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही। कल के अंबेडकर संदेश में समझौता वार्ता चल रही है। अल्पसंख्यक कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड भी मौजूद हैं। लेकिन उसी बीच पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और मोहम्मद इमाम अली और आगा खां, यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधि और हिंदू कांग्रेस प्रतिनिधि यहाँ पर स्थगन की मांग करते हैं कि समझौता वार्ता को स्थगित कर दिया जाए। हम कुछ विशेष बात करने वाले हैं। लेकिन संघीय ढांचा समिति की जब बैठक हुई थी 17 सितंबर 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के स्टार्टिंग में ही, तो महात्मा गांधी ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पर नंबर 1, हिंदू मुसलमानों के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, और हिंदू और सिखों के बीच जो विवाद के मसले हैं उस पे बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी अल्पसंख्यक की हम कोई बात नहीं सुनेंगे, ये महात्मा गांधी ने कह दिया था। बाबा साहब ने इस बात को भांप लिया कि महात्मा गांधी कुटिल चाल हमारे समक्ष चल रहे हैं और वो दलितों को कोई प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं है, एंग्लो इंडियन को कोई प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं है, भारतीय ईसाइयों को भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से हो गई थी। आज के अंबेडकर संदेश में यही वार्ता चल ही रही थी। उस स्थगन का बाबा साहब ने चूंकि भांप लिया महात्मा गांधी की मंशा को कि वो कहीं ना कहीं दलितों को एक किनारे हटाकर अलग थलग करके यहाँ पर समझौता करना चाहते हैं। ऐसे में बाबा साहब ने स्थगन का विरोध किया। मेरे साथियों, विरोध किया स्थगन का और स्पष्ट कर दिया पूरी तरह से कि यदि दलितों को नजरअंदाज किया गया, अस्पृश्यों को नजरअंदाज किया गया, एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाई को अगर नजरअंदाज किया गया, तो हम ऐसे कोई समझौते पर विचार नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। ये बात बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कह देते। मेरे साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे चेयरमैन ने क्या कहा, उसके बाद बाबा साहब ने क्या कहा। ये जो वार्ता चल रही थी स्थगन होने के बाद, हालांकि उसके बाद स्थगित भी हुआ, समझौता वार्ता स्थगित की गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब परिणाम नहीं निकला तो महात्मा गांधी ने एक सप्ताह का समय मांगा कि 2 या 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम 1 हफ्ता का समय मुझे दिया जाए ताकि हम सफल वार्ता कर सकें। तब एक बार पुनः बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण तर्कों के साथ अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखा है। और जब बाबा साहब ने जोर देके अपनी बात को रखा, अस्पृश्य दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए बात को रखा, तो सम्मानित साथियों, यहाँ पर महात्मा गांधी नतमस्तक हो जाते हैं बाबा साहब के समक्ष। और क्या कुछ कहते हैं आज के अंबेडकर संदेश में, ये संपूर्ण वार्तालाप हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आप अगर अंबेडकर मिशन को समझना चाहते हैं, आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जानना चाहते हैं, बाबा साहब ने हम सभी के लिए क्या कुछ किया है ये जानना चाहते हैं, तो दूसरे गोलमेज की इस कार्यवाही को आपको जरूर जानना चाहिए, सुनना चाहिए। महात्मा गांधी की असली हकीकत क्या है जानने के लिए अंबेडकर संदेश आपको बात करना चाहिए। आखिर महात्मा गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि दलितों को, अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए? क्यों विरोध करते थे बाबा साहब का और अस्पृश्यों का, अस्पृश्यों के अधिकारों का? आज के अंबेडकर संदेश में जब पूरी कार्यवाही आप सुनेंगे तो बहुत कुछ निष्कर्ष पर आप स्वयं भी पहुंच जाएंगे। लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को हम प्रस्तुत करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंबेडकर संदेश अंत तक सुनने के बाद यदि आपको लगे कि ये बहुत अच्छा अंबेडकर संदेश है तो जन जन तक पहुंचाना न भूलिएगा।
आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 65 से 67 तक हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पुस्तक कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से आज का अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि बाबा साहब ने अपना स्पष्ट रुख यहाँ पर रख दिया है और बाबा साहब इस बात को बार बार स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इसमें भागीदार नहीं रहूँगा। यदि दलितों अस्पृश्यों की बात नहीं सम्मिलित की जाती, नहीं सुना जाता, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को कोई महत्व मिलेगा या नहीं, परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि महत्व प्राप्त करने का दावा कोई भी करे या कोई भी किसी को महत्व दे, परंतु मेरे हिस्से में से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। तदुपरांत जो हुआ वह कार्रवाई के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि ये बात स्पष्ट करने के बाद जो वार्तालाप यहाँ पर हुई है उससे काफ़ी चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी आपके समक्ष। चेयरमैन कहते हैं कि कोई भ्रांति नहीं रह जानी चाहिए, इस समिति के सामने अंतिम रूप से फैसला हो जाना चाहिए और जब अल्पसंख्यकों अथवा समुदायों में कोई विरोधाभास आ जाए तो उन दलों को चाहिए कि उन विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए कुछ समय निकालकर हल कर लें। ऐसा कदम महत्वपूर्ण और आवश्यक सिद्ध होगा जिसमें आम सहमति पर पहुंचा जा सकता है। तब बाबा साहब यहाँ पर फिर एक बार कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। चेयरमैन कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऐसे ढंग से की है कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वह स्पष्टीकरण इस समिति के समक्ष विचार विमर्श के समय आ जाएगा। चेयरमैन आगे कहते हैं कि मैं वही कहना चाहूँगा जिससे हम सभी एक दूसरे के सहयोग से सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंच सकें, जो केवल 2 या 3 दलों के बीच में ही ना हो बल्कि सर्वसम्मत निर्णय हो। चेयरमैन कहते हैं कि स्थिति ये है कि अब हम कार्रवाई स्थगित करते हैं और बाद में अपनी बैठकें शुरू करेंगे। आप में से 2 अथवा 3 दलों में जब तक समझौता वार्ता चल रही है हमें दूसरे अल्पसंख्यकों के दावे भी सुनने होंगे। मैं सोचता हूं कि वैसा करना हितकर होगा, इसमें समय बचेगा और इससे उस समरसता की संभावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। हमारे सिख मित्रों श्री गांधी तथा सर आगा खां तथा उनके मित्रों के बीच स्थापित हो सकेगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी उपसमिति नियुक्त करना संभव नहीं होगा जिसमें विभिन्न समुदायों के सदस्य हों, साथ में कांग्रेस प्रतिनिधि भी हों, जो स्थगन काल में एक साथ बैठकर समस्या पर बहस कर लें। बाबा साहब का ये बहुत अच्छा सुझाव था लेकिन सम्मानित साथियों इस सुझाव को माना नहीं गया। चेयरमैन कहने लगे, मैं ये राय देने जा रहा था, मुझे वैसी समिति नियुक्त करने के लिए ना कहिए बल्कि स्वयं कीजिए। मैंने आप सबको बैठक के लिए आमंत्रित किया है, क्या आप लोग अनौपचारिक ढंग से अपने आप बैठक करके ऐसी वार्तालाप नहीं कर सकते थे जिससे वहाँ पर आप जो बात करेंगे उससे कोई पृष्ठभूमि उभर कर सामने आए। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जैसा आप चाहें, यानी कि यहाँ पर जैसा आप चाहें अर्थात चेयरमैन को बाबा साहब ने अधिकृत कर दिया कि जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होना चाहिए। चेयरमैन कहते हैं वैसा करना अधिक अच्छा होगा। स्थगन काल में तीनों पक्षों का आपस में कोई निर्णय नहीं हुआ। जो स्थगित करने का जो समय यहाँ पर दिया गया, अब पुनः 1 अक्टूबर 1931 में जब अल्पसंख्यक कमेटी की पुनः बैठक होती है तो श्री गांधी ने क्या कुछ कहा, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। अंबेडकर संदेश बहुत अच्छा है, बहुत क्रांतिकारी है और सच्ची कार्रवाई है, वो कार्रवाई जो सबसे ऑथेंटिक है भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतनी ऑथेंटिक अगर जानकारी है जो ये गोलमेज सम्मेलन की, ये जन जन तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, शेयर अवश्य कीजिएगा सम्मानित साथियों। कहते हैं प्रधानमंत्री जी पिछली रात महामहिम आगा खां तथा अन्य मुस्लिम मित्रों से वार्तालाप करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं उस निर्णय में एक सप्ताह का स्थगन काल होना चाहिए। इस विषय में मुझे अपने साथियों से विचार करने को
कोई समय नहीं मिला। वे निसंदेह मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन सर आगा खां ने भी किया। मैं उसका विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जो कुछ मैंने कहा वह कार्रवाई के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है। महात्मा गांधी के इस संबोधन के बाद बाबा साहब ने यहां पर जो अपना पक्ष रखा मेरे साथियों, और विस्तार से रखा, तर्कपूर्ण ढंग से रखा, तथ्यों के साथ रखा, उसके बाद महात्मा गांधी जिस तरह से नतमस्तक हुए हैं वो दृश्य देखने लायक होगा मेरे साथियों, समझने लायक, सुनने लायक होगा। आइए हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं। बाबा साहब कहते हैं, धन्यवाद, परंतु पता नहीं कि आज मैं जिस स्थिति में हूं उसे क्या प्रस्तावित समिति में काम करने से मुझे कोई लाभ होगा। इसका कारण ये है कि पहले ही दिन श्री गांधी ने, यानी कि हमने अंबेडकर संदेश की स्टार्टिंग में आपको बताया 17 सितंबर 1931 को, श्री गांधी ने हमें बतलाया था कि उन्होंने संघीय ढांचा समिति के सामने कह दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य दल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह एंग्लो भारतीय, दलित वर्गों और भारतीय ईसाइयों को राजनीतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे विचार में मैं इस कमेटी में ऐसा कहकर शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक सप्ताह पहले दलित वर्गों के प्रश्न पर श्री गांधी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था और दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य हम लोग कल जब श्री गांधी से उनके कार्यालय में मिले तब उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि संघीय ढांचा समिति के सामने जो कुछ उन्होंने कहा था उसी रवैये पर वह अडिग और वही उनका सुविचारित मत है। बाबा साहब कहते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जब एक दलित वर्गों को उस अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता कि इस संबंध में श्री गांधी द्वारा प्रस्तावित कमेटी में मेरे शामिल होने से कोई मतलब हल होगा। इसलिए जब तक हमें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि यह समिति इस ढंग से कार्य करती है कि सभी समुदाय जिनके लिए पिछले वर्ष अल्पसंख्यक उप समिति ने भारत के भावी संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, मैं नहीं समझता कि मैं स्थगन के प्रस्ताव का समर्थन हृदय से कर सकूं। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, इसके बाद महात्मा गांधी अपने पक्ष को रखते हैं, वो भी हम आपके समक्ष रख देते हैं। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि महात्मा गांधी के तर्क को, उनकी बात को हम आपके समक्ष रखें, बाबा साहब कुछ रुकते हैं और रुकने के बाद अपनी बात और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी स्थिति और भी स्पष्ट करता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जो कुछ कहा उससे लोगों में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। मुझे स्थगन पर आपत्ति नहीं है। मैं समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाने वाली किसी समिति का सदस्य बनने पर भी ऐतराज नहीं उठा रहा हूं। यदि वे मुझे इस समिति का सदस्य बनने का सम्मान प्रदान करते हैं तो इसमें शामिल होने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि वह समिति किस समस्या पर विचार करने जा रही है। क्या हिंदू और मुसलमान के बीच जो परस्पर विरोधी रवैया है उससे संबंधित प्रश्न पर विचार किया जाना है? क्या उस समिति में पंजाब के सिखों और मुसलमानों के प्रश्न पर विचार किया जाना है, अथवा ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और दलित वर्गों के प्रश्न पर भी बातचीत होगी? चर्चा आरंभ करने से पहले यदि हम ये भली बात समझ लें कि ये समिति हिंदू मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के प्रश्न पर विचार करने के साथ साथ ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा दलित वर्गों के प्रश्न पर भी विचार करने की जिम्मेदारी निभाएगी, तो मैं इस बात के लिए पूरी तरह सहमत हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को बिना किसी आपत्ति के पारित किया जाए। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी बात नहीं मानी गई और इस अंतराल का उपयोग केवल हिंदू मुस्लिम प्रश्नों को सुलझाने के लिए किया गया तो मैं ये जोर देकर कहूंगा कि इस प्रश्न पर स्वयं अल्पसंख्यक कमेटी को ही विचार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहां कह देते मेरे साथियों, क्योंकि बाबा साहब को अंदाजा है उस परिस्थिति का, गांधी जी के स्वभाव का, गांधी जी की कुटिल चाल का बाबा साहब ने भांप लिया है।
इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि स्थगन के बजाय अल्पसंख्यक कमेटी स्वयं उन मुद्दों पर विचार करें जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, जिन समुदायों को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है, समझौता वार्ता चल रही है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि और किसी अन्य अनौपचारिक समिति को इस सांप्रदायिक प्रश्न पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब श्री गांधी तिलमिला जाते हैं बाबा साहब के इस तर्क से और उठ खड़े होते हैं। कहते हैं, प्रधानमंत्री एवं मित्रों, मित्र शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अपने कार्य की जो रूपरेखा बनाई है उसके विषय में कुछ लोगों को भ्रम है। अब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी कार्य की रूपरेखा बनाई है, तो इस हम लोगों के अंदर क्या बाबा साहब सम्मिलित हैं? एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि है? भारतीय ईसाई का कोई प्रतिनिधि है क्या? नहीं है मेरे साथी। उसके विषय में कुछ लोगों को भ्रम है, ये बात कहते हैं। कुछ लोगों यानी कि बाबा साहब को टारगेट करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं, मैं सोचता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर, कर्नल गिडने तथा अन्य मित्रगण जो कुछ होने जा रहा है उससे बिना बात परेशान हो रहे हैं। किसी भी वर्ग के राजनीतिक हितों को नकारने वाला मैं कौन होता हूं? यदि मैं एक भी राष्ट्रीय हित की अनदेखी करता हूं तो मैं उस विश्वास के योग्य नहीं हूं जो कांग्रेस ने मुझ में कांग्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते प्रकट किया है। समझ सकते हो, भाषण बड़ा अच्छा देते थे महात्मा गांधी भी। इस स्टेटमेंट को कोट किया जाना चाहिए, किसी भी वर्ग के राजनीतिक हितों को नकारने वाला मैं कौन होता हूं? ये बात यहां पर अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष कहते हैं। 17 सितंबर 1931 को संघीय ढांचा समिति में महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं मुस्लिम, ईसाई के अलावा किसी और संप्रदाय से या समुदाय से बात नहीं करूंगा। उनकी किसी भी शर्त पर हम विचार नहीं करेंगे। और यहां क्या कह रहे हैं? किसी भी वर्ग के राजनीतिक हितों को नकारने वाला मैं कौन होता हूं? समझ सकते हो, ये दोहरी चाल सिर्फ महात्मा गांधी चल सकते थे, जो उन्होंने यहां पर चली है। आगे कहते हैं कि निसंदेह इन विषयों पर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे उन्हीं विचारों पर दृढ़ रहना है। प्रत्येक वर्ग के हित की रक्षा करने के बहुत से तरीके हैं। हम सबको मिलकर एक योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को भी अपने विचारों पर बल देने से रोका नहीं जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि किसी को अपने विचार प्रकट करने में किसी प्रकार का भय हो। प्रत्येक को समान अधिकार होगा। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी पर अपने विचारों को थोपूं। मैंने केवल राष्ट्र हित में अपने विचार प्रकट किए थे और जब जब अवसर आएगा मैं अपने विचार पेश करूंगा। उनको स्वीकार करना न करना आप पर निर्भर है। इसलिए कृपया आप लोग अब अपना ध्यान इस ओर लगाएं कि यदि आप सोचते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन में मुंह चढ़ाए बैठे रहने की अपेक्षा एक साथ बैठकर विचार करने का तरीका ठीक है, तो आप इस स्थगन को नहीं मानेंगे, बल्कि इन अनौपचारिक बैठकों के लिए मैंने जो प्रस्ताव रखा उसमें आप हृदय से सहयोग करेंगे। चेयरमैन कहते हैं, अब मैं इसे प्रस्तुत करता हूं। सामान्य साथियों, चेयरमैन ने क्या प्रस्तुत किया अगले अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। लेकिन महात्मा गांधी की गोलमोल बातें यहाँ पर समझ से परे हैं। इसलिए परे हैं क्योंकि बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये स्पष्ट किया जाए कि वो दलितों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों की बात होगी कि नहीं होगी। इस बात को यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। दलितों के मुद्दों को लेकर बात करेंगे उस समिति में स्थगन के दौरान या नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा और गोलमोल जवाब यहाँ पर देते रहे। आपने इस बात को महसूस किया होगा। सम्मानित साथियों, यही कुटिल चाल हमारे दलित भाइयों के लिए, अस्पृश्यों के लिए और इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिलाए, निश्चित रूप से हम बाबा साहब के प्रति ऋणी हैं और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब के द्वारा जो भी अधूरा मिशन है उसको पूरा करने के प्रति हम सभी को तत्पर होना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण एक प्रश्न है और आप निश्चित तौर पर जवाब दे सकेंगे। बाबा साहब ने एक सुझाव दिया था। एक
समिति के संबंध में, एक उप समिति बनाने के संबंध में, उस उप समिति में कौन कौन लोग होंगे, पूरा सुझाव क्या है, 2 से 3 लाइन में इसका जवाब आप लिख सकते हैं। हालांकि उस सुझाव को चेयरमैन के द्वारा माना नहीं गया। तो वो सुझाव कौन सा था बाबा साहब का, आज के अम्बेडकर संदेश में हमने जिक्र किया है। आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।